हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम करेंगे सेकंड पार्ट। वीडियो है द सैड डाउनफॉल ऑफ शिवसेना, हाउ उद्धव डिस्ट्रॉयड बाला साहब ड्रीम ऑफ हिंदू राष्ट्र। बड़ा दुख हो रहा है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में इस वजह से उनको एक लार्जर देन लाइफ फिगर की तरह देखा जाता था। शिवसेना के शाखाज और उनके सपोर्टर्स भी हर जगह थे और वो आम लोगों के मसले भी सॉल्व करते थे। कोई अगर मिडिल क्लास फैमिली के किसी टैलेंटेड स्टूडेंट को कॉलेज एडमिशन के लिए पैसे की जरूरत थी तो वो भी जुगाड़ करते थे। और इसीलिए भले ही इनके ऊपर आरोप लगता था कि देखिए ये महाराष्ट्र में गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इस तरह के सोशल वर्क की वजह से पब्लिक में इनका ओपिनियन बहुत हाई था। गरीबों के लिए ये लोग फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, ब्लड डोनेशन जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करते थे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि शिवसेना कभी भी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएगी। ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और बाला साहब बीजेपी स्पेशली नरेंद्र मोदी से काफी इम्प्रेस थे। जब एक बार एलके अडवाणी ने उनसे पूछा था कि उनका नरेंद्र मोदी पर क्या विचार है, तो बाला साहब ने काफी साफ शब्दों में कहा था कि जिस दिन मोदी गुजरात से गया उस दिन गुजरात गया। कवी एका वाक्यात आजही अडवाणी आहेत। फोन करून विचारा त्यांना, मी बोललो की नाही त्यांच्याशी हे वाक्य। म्हटलं अडवाणी जी माफ कीजिए, मेरा कहना इतना ही है, यही है, नरेंद्र मोदी गया गुजरात गया, माझं वाक्य है। इसी कारण आगे जाके और भाई बेटा देखो, महाराष्ट्र के स्टेट असेंबली इलेक्शन में शिवसेना और बीजेपी एक साथ जुड़ गए और एक साथ इलेक्शन लड़ा, जिसके कारण वो इलेक्शन क्लियर मेजोरिटी से पहली बार जीते। और बाला साहब को राज सत्ता का वैसा लालच भी नहीं था। वो जब जीते तो खुद उन्होंने गद्दी पर ना बैठकर मनोहर जोशी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। इसके लिए कोट कहा जाता है कि लोग तब पावरफुल बनते हैं जब उनके पास कुर्सी आती है, लेकिन बाला साहब बिना कुर्सी के ही सबसे पावरफुल थे। उनसे जुड़ के कुर्सियां पावरफुल हो जाती थी। जैसा कि मैंने कहा कि शिवसेना के ऊपर गुंडागर्दी का बहुत आरोप लगाया जाता था। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बार कहा था कि बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र पर वैसे ही राज करते हैं जैसे गैंगस्टर एल कपोन शिकागो पर राज किया करता था। लेकिन जहां तक मुझे याद है कि गैंगस्टर एल कपोन की मृत्यु पर शिकागो में 30 लाख लोग जमा नहीं हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन मुंबई में 2012 में जब बाला साहब ठाकरे तो गुंडे को थोड़ी कोई करेगा। यही हुआ था। They believed in his ideology. निरोप देण्यासाठी आल्याचं दिसतंय। तो इस लेवल का इन्फ्लुएंस था, इस लेवल का रुतबा था बाला साहब ठाकरे और शिवसेना का महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में और महाराष्ट्र की सोसाइटी में। और शिवसेना के फॉर्मेशन में बाला साहब ठाकरे के बड़े भाई श्रीकांत ठाकरे का भी बड़ा योगदान था। अब बाला साहब ठाकरे के खुद के 3 बेटे थे और श्रीकांत ठाकरे के बेटे थे राज ठाकरे। बाला साहब ठाकरे के एक बेटे की अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। दूसरे बेटे से उनकी कभी बनती नहीं थी। इनफैक्ट वो उनसे इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि सामना के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि दैट बॉय इज अ ट्रेजेडी। और इस वजह से बाला साहब अपने तीसरे बेटे यानी उद्धव ठाकरे पर सबसे ज्यादा रिलाई करते थे। इसके साथ साथ वो अपने बड़े भाई के बेटे राज ठाकरे को भी बहुत मानते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे का जो स्वभाव था वो बाला साहब ठाकरे से बिल्कुल डिफरेंट था। वो बहुत शांत स्वभाव के थे। वो अपने फादर के अग्रेसिव और बोल्ड स्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट थे। पॉलिटिक्स से ज्यादा उनको फोटोग्राफी का शौक था। बेसिकली उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे में दूरदर्शन सरकार का इरादा एक ऐसा विधेयक रखने का है जिसके अनुसार पर्यावरण अदालतें कायम। कोई और न्यूज चैनल और रिपब्लिक टीवी वाला डिफरेंस था। ये डिफरेंस उनको कंपेयर कीजिए राज ठाकरे से, जिन्हें बचपन से ही राजनीति पसंद थी। उनका एटीट्यूड, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, सब कुछ बाला साहब ठाकरे से देख के वो बाला साहब ठाकरे की तरह ही एक अकॉम्प्लिश्ड कार्टूनिस्ट भी थे। वो शिवसेना के काम में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते थे। इसीलिए लोगों को हमेशा से लगता था कि जब भी बाला साहब अपनी गद्दी छोड़ेंगे तो उस गद्दी के हकदार राज ठाकरे होंगे। इस बात को नहीं कहना अपने बेटे को हर बंदा चूज कर। अलेजेडली नोटिस किया था और इसलिए पुणे के एक फंक्शन के दौरान जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तब अलेजेडली उन्होंने बाला साहब से एक वादा करवाया था कि शिवसेना का अगला वारिस उनका बेटा उद्धव ही बने। जिसके बाद 2004 में बाला साहब ने अपनी पार्टी वर्कर से पूछा और उन्हें डिसीजन लेने को कहा और कहा कि देखिए अगर उद्धव केपेबल है तो उन्हें लीडर बनाए वरना ना बनाए। शिवसेना के लीडर्स ने लेकिन उद्धव ठाकरे को सपोर्ट किया और इसी वजह से जनता पूरी तरह से हैरान हो गई जब बाला साहब ठाकरे ने भी राज ठाकरे की जगह उद्धव अपना बेटा वही हो जाता ना लीडर घोषित कर दिया। लेकिन इस फैसले की गूंज बहुत दूर तक जाएगी। इस फैसले की वजह से शिवसेना के अंदर एक बड़ी दरार आ जाती है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आपने दूरदर्शन
दूरदर्शन को रिपब्लिक का एंकर बना दिया। राज ठाकरे ने भी इस डिसीजन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि शिवसेना को चलाने के लिए जो बोल्डनेस और अग्रेशन चाहिए वो उद्धव ठाकरे में 1% भी नहीं है, और इसीलिए 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी और अपनी खुद की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। उनका कहना था कि बाला साहब का असली विजन जो है वो राज ठाकरे जिंदा रखना चाहते हैं। इसके बाद शिवसेना के कई प्रोमिनेंट मेंबर्स ने भी एमएनएस ज्वाइन कर ली, जैसे प्रवीण दाड़ेकर, राम कदम, बाला नंदगांवकर, महेश सांगले, और उन्होंने काफी अग्रेसिव पोस्चर लिया कंपेयर टू शिवसेना। जब 2008 में जेट एयरवेज ने 800 वर्कर्स को ले ऑफ किया था, तब राज ठाकरे ने ओपनली डिक्लेयर किया था कि जब तक जेट एयरवेज ये ले ऑफ्स को वापस नहीं लेता है तब तक महाराष्ट्र से एक भी जेट एयरवेज का फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगा। और इस डिक्लेरेशन के ठीक 12 घंटे बाद ही जेट एयरवेज ने ये डिसीजन वापस ले लिया। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी को अगर महाराष्ट्र में ऑपरेट करना है तो हिंदी और इंग्लिश के साथ मराठी में भी सर्विस देनी पड़ेगी। राज ठाकरे ने अर्नब और राजदीप जैसे जर्नलिस्ट को भी बिल्कुल चुप करा दिया था। बाकी लोगों के साथ इंटरव्यू करते वक्त मैं शांत रहता हूँ, तुम्हारे साथ जब इंटरव्यू करता हूँ तो मैं ऐसे रहता हूँ। क्यों? सामने वाला आदमी कैसे है उसके ऊपर निर्भर होता है। आप सामने वाले को इंटिमिडेट करने की कोशिश फिर से देखना मैं भूल गई। बिल्कुल नहीं। मनसे हो या शिवसेना, वो ताकत नहीं रही है जो 10, 15, 20 साल पहले थी। क्या आप मानते हैं? हम लोग हमारी ताकत दिखा देंगे आपको। कभी भी ये सोच भी नहीं सकते कि एक ना एक दिन आप वापस जाओगे शिवसेना में। तुम जाओगे? जा सकता हूँ, कौन जाने। तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? कभी नहीं जाओगे? कभी नहीं। सवाल ही नहीं उठता है। आगे है क्योंकि एक साल पहले कुछ है एक साल। एक मिनट, मुझे अभी इनफ हो गया, बहुत हो गया। नहीं, बात हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों का मानना है कि राज ठाकरे को पॉलिटिकल मायोपिया था, और पॉलिटिकल मायोपिया क्या होता है इसको समझने के लिए चलते हैं कॉन्सेप्ट कॉर्नर में। देखिए, पॉलिटिकल मायोपिया बेसिकली होता है कि शॉर्ट साइटेड डिसीजंस लेने के लिए आप इमीडिएट गेन्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर फोकस नहीं करते। और इसी वजह से मीडिया ने राज ठाकरे को आरंभशुर कहना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब कि ये बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते। राज ठाकरे की पॉलिटिक्स हिंदुत्व पर बेस्ड थी। कई बार उन्होंने हिंदुओं को युनाइट करने की बात कही थी। तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये माझे चिकणे उमेदवार उभे असतील, आपण माझ्या पाठीशी उभे राहा। समजतात मुझे सत्ता हातामध्ये दिल्यानंतर तुम्ही काय पहिले 48 तासामध्ये सगळ्या मछलींवरचे भोंगे खाली उतरवले ना, परत राजकारण सांगणार नाही तुम्हाला। उन्होंने कहा था कि वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस खत्म करना चाहते हैं, हिंदुओं को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। मी अनेकदा बोललो की आरक्षण जर समजा तुम्हाला द्यायचं असेल तर ते आर्थिक निकषावरतीच आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे, जातीच्या आधारावरती आरक्षण देता कामा नये। लेकिन हमने ये भी देखा है कि मराठी मानुष पर हाइपर फोकस करने की वजह से उन्होंने आउटसाइडर्स को अटैक करना शुरू कर दिया, यानी साउथ के लोगों को, यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को। उत्तर प्रदेश और बिहार से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हर एक आदमी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब वो आते हैं कुछ समय के लिए वो काम करते रहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है आपको वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे हैं। एमएनएस के जो गुंडे थे वो सांगली और कुपवाड़ इंडस्ट्रियल एरियाज में घूमने लग गए और जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको पीटने लग गए, उनको आउटसाइडर्स बोलकर। उन्होंने शिवसेना के साथ भी लड़ाई करनी शुरू कर दी। शिवसेना और एमएनएस के वर्कर्स के बीच में आए दिन लड़ाई होती रहती थी। शिवसेना और एमएनएस वर्कर्स के बीच एक बहुत बड़ा क्लैश भी हुआ था। मुंबई के फोर्ट इलाके में शिवसेना और एमएनएस के कार्यकर्ताओं ये तो इतना नहीं होना चाहिए, पूरा इंडिया है एक ही है। इसके बावजूद भी 2009 तक राज ठाकरे की एमएनएस ने एक्चुअली पॉलिटिकल एरिना में काफी अच्छा परफॉर्म किया। इनफैक्ट 2009 के इलेक्शन में 13 कंस्टिट्यूएंसी सीटें जीती थी उन्होंने, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली एमएनएस का पीक बनकर रह गया, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनका जो वोटर बेस है वो बेसिकली मराठी मानुष तक सीमित रह गया। जब इलेक्शन हुए तो बीजेपी और शिवसेना के कंबाइंड स्ट्रेंथ ने राज ठाकरे की पार्टी को पूरी तरह से हरा दिया और उन्हें 2014 के इलेक्शन में सिर्फ एक सीट मिली। राज ठाकरे के अकॉर्डिंग उनका मकसद था शिवसेना को हराना, क्योंकि शिवसेना ने उनको धोखा दिया है। इस चक्कर में कभी वो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, कभी वो कहते थे कि कांग्रेस से नहीं मिलेंगे, कभी बीजेपी के साथ जुड़ जाते थे, कभी इंडिपेंडेंटली लड़ते थे, कभी कांग्रेस का साथ जो जुड़ा वो है मोदी मुक्त भारत बनाएंगे, तो कभी मोदी के गुणगान गाते थे। मतलब इनकी स्ट्रेटेजी पूरी तरह से कंफ्यूज थी। बेसिकली अर्जुन कपूर के एक्सप्रेशंस की तरह, चाहे वो हैप्पी, सैड, एंग्री, कोई भी इमोशन फील कर रहे हैं। और इस वजह से जो पब्लिक भी है, जो वोटर बेस भी है, वो भी एमएनएस के इंटेंशंस को लेकर कंफ्यूज हो गया कि भाई ये चाहते क्या है, करना
करना क्या चाहते हैं। और दूसरी तरफ शिवसेना ने एटलीस्ट पॉलिटिक्स स्मार्ट खेला और वो बीजेपी के साथ जुड़ गए और उसके बाद तो देखो क्या करता है। अपना इन्फ्लुएंस महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाकर अब देखो क्या हुआ। और इसका रिजल्ट ये होता है कि 2019 असेंबली में भी उन्होंने 7 में इलेक्शन लड़े और वापस से महाराष्ट्र की जनता ने इस एनडीए अलायंस को एक क्लियर मेजॉरिटी दे दी, जिसमें उन्हें 161 सीट्स मिली, जिसमें 105 सीटें बीजेपी को मिली और शिवसेना को 56 मिली। अब इलेक्शन उन्होंने लड़ा था इस बात पर कि भाई जो बड़ी पार्टी है उसका आदमी चीफ मिनिस्टर बनेगा, यानी देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन इस जीत के बाद उद्धव ठाकरे ने अपना स्टांस चेंज कर लिया और यहाँ पर लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी पार्टी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया एक शॉर्ट टर्म व्यू लेकर। वही शॉर्ट टर्म व्यू जिस वजह से उनके भाई राज ठाकरे की पार्टी का डाउनफॉल हुआ। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के साथ अलायंस में तभी रहेंगे जब उनकी पार्टी के आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। और बीजेपी ने ऑब्वियसली काफी ज्यादा सीटें जीती हैं, उन्होंने अपने कैंडिडेट को लेकर ही इलेक्शन भी लड़ा था, तो ऑब्वियसली उन्होंने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने काफी सरप्राइजिंग डिसीजन लिया और अपनी पुरानी अलायंस बीजेपी के साथ तोड़कर जिस कांग्रेस को बाला साहब ने अपनी पूरी जिंदगी कोसा और गालियां दी, उसी पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे ने अलायंस बना ली और उस अलायंस में एनसीपी भी आ गई, जिस अलायंस को फिर महाविकास अघाड़ी बोले जाने लगा। और यहाँ पर शिवसेना की आइडियोलॉजी भी चेंज होने लग गई। आप देखिए कि बाला साहब की जो पार्टी है उसमें कैसे बड़े बड़े सरप्राइजिंग चेंजेस आने लगे। कुछ ही साल पहले उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी के एक मिनिस्टर ने कहा कि वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन लाने वाले हैं। बीजेपी जो वक्फ एक्ट लाई है जिसमें वो वक्फ के पावर्स को कम करना चाहते हैं, उसको शॉकिंगली उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने रिजेक्ट कर दिया। अमित शाह ने ये भी कहा है कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन जो बाला साहब ठाकरे का एक सपना था, उस आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को भी उद्धव ठाकरे ने अपेरेंटली रिजेक्ट किया था। आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना सीएए पर बीजेपी को टारगेट कर रही है, वही सीएए जिसको बाला साहब बहुत बोल्डली सपोर्ट करते। आज उद्धव ठाकरे यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी अपोज कर रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे उन पार्टीज के साथ खड़े हैं जो वीर सावरकर का खुलेआम अपमान करते हैं, जो वीर सावरकर को डरपोक और माफी वीर कहते हैं। वही वीर सावरकर जिनको बाला साहब ठाकरे एक सच्चा देशभक्त मानते थे। बाला साहब कैसा निकला है? हर एक भारतीय को वीर सावरकर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वजह से आरएसएस को अटैक करते हैं। ये वही आरएसएस है जिससे बाला साहब काफी कनेक्टेड थे, जिस हिंदू यूनिटी के लिए बाला साहब ने आवाज उठाई थी। आज उनके बेटे कास्ट सेंसस जैसे डिवाइसिव डिसीजंस को सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट इस बार की एमवीए के मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा है कि अगर वो चुनकर आते हैं तो महाराष्ट्र में कास्ट सेंसस करवाएंगे। हमेशा से बाला साहब ठाकरे का सपना था कि वो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाते और साथ में काशी मथुरा के मंदिर भी वापस लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काशी मथुरा तो बहुत दूर की बात है। उद्धव ठाकरे ने तो राम मंदिर के इनॉग्रेशन में जाने से मना कर दिया। जब उनसे काशी मथुरा के बारे में पूछा गया तो वो इसको फेक हिंदुत्व कहने लगे। उद्धव ठाकरे औरंगजेब जैसे इन्वेडर को शहीद तो सैनिक नाव माहिती आहे त्याचं नाव होतं औरंगजेब, जो आपल्या देशासाठी शहीद झाला। क्या बोल रहा है औरंगजेब के बारे में? बीवी बच्चे सुन के शर्म नहीं आ रही ने? मरायला तयार आहे तो धर्माने कोणी असला तर तो सारे पैसे के भूखे। जो बाला साहब कहते थे कि एक भी हिंदू भक्त पर खरोच आएगी तो वो देश हिला देंगे, फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होने देंगे। वहाँ उनके बेटे के राज में 2 साधुओं को पब्लिकली लिंच कर दिया गया। एक बुजुर्ग संत की बेरहमी से हत्या की ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। डिस्पाइट कि वहाँ पर पुलिस मौजूद थी, इनफैक्ट ये अलेज किया गया है कुछ लोगों के द्वारा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मर्डरर्स को बचाने की कोशिश की। एक शिवसेना के लीडर ने तो यहाँ तक क्लेम किया है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, जिसमें शिवसेना इन्वॉल्व थी, उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी राहुल गांधी के प्रेशर में होने भी नहीं दी। और यार अभी अगर आपका पेट नहीं भरा हो सुशांत का भी तो है कि शिवसेना ने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ भी अलायंस किया है अमरावती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस में। मतलब शिवसेना और AIMIM से ज्यादा ऑपोजिट और क्या हो सकता है? एक ही चीज हो सकती है, इंडियाज फॉर्म इन T20 वर्ल्ड कप एंड इंडियाज फॉर्म अगेंस्ट न्यूजीलैंड। बाला साहब चाहते थे कि जो धारावी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है, जो मुंबई के बीचों बीच इतना बड़ा एक आइसोर है जिसमें तंग गलियां हैं, ठीक से घर नहीं है, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको बिल्कुल रीहॉल किया जाए और वहां के लोगों को एक बेहतर जिंदगी प्रोवाइड की जाए। फाइनली 2022 में अडानी ग्रुप को धारावी के रेनोवेशन का प्रोजेक्ट मिला और उन्होंने एक प्लान प्रपोज किया जिसमें 10 लाख लोगों को रिजेक्ट कर दिया क्या जाएगा और उन्हें 350 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स भी दिए जाएंगे।
ये एक बहुत बड़े स्केल का स्लम रीडेवलपमेंट है। लेकिन सरप्राइजिंगली बाला साहब ठाकरे के इस सपने पर भी उद्धव ठाकरे ने पाली फेर दी कांग्रेस के प्रेशर में आके। उन्होंने अडानी के टेंडर को कैंसिल करने की बात की है और शिवसेना के वर्कर्स जो है वो धारावी के रीडेवलपमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं एनवायरमेंट का नाम लेकर। इसी बकवास में उन्होंने मेट्रो कंस्ट्रक्शन को रुकवा दिया है, बुलेट ट्रेन के लिए लैंड एक्विजिशन नहीं दे रहे हैं, MTHL प्रोजेक्ट पर बैठे हुए हैं, कोस्टल रोड डेवलपमेंट रुकवा दिया है। और क्योंकि उद्धव ठाकरे ने डिसीजन ले लिया है कि वो तब तक अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते रहेंगे जब तक शिवसेना पूरी तरह से विकलांग नहीं हो जाती। इसी वजह से फाइनली शिवसेना में भी बगावत होने लगी और एक तरह से सिविल वॉर आ गई। और यहाँ पर एंट्री लेते हैं एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना के काफी सीनियर लीडर हैं, जो ठाणे के एक बड़े हिंदुत्व लीडर भी हैं। वो शिवसेना के इस सेक्युलर अवतार से काफी परेशान हो चुके थे और फाइनली शिवसेना के मेजॉरिटी एमएलएस को लेकर कांग्रेस के साथ अलायंस तोड़कर एनडीए में शामिल हो गए और इस शिवसेना को असली शिवसेना डिक्लेयर कर दिया, जो कि बाला साहब ठाकरे के गोल्स के साथ टुकड़े हो गए, 3 पार्टियां बन गई। इनफैक्ट क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के 76% एमएलएस थे, इस वजह से इस शिवसेना को शिवसेना का नाम, फ्लैग, रेजिडेंस और सिंबल सब कुछ मिल जाता है। और बेसिकली आप ये हालत देखिए कि एक जनरेशन के अंदर अंदर बाला साहब ठाकरे ने जो एक पावर हाउस बनाया था महाराष्ट्र में हिंदुत्व का, शिवसेना, उसकी क्या हालत हो गई और उनके खुद के परिवार वालों ने यह हालत की है। और इस महाराष्ट्र इलेक्शन में बाला साहब के बेटे और भतीजे दोनों की स्थिति भी कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही। उनकी पार्टी की हालत इतनी खराब हो रखी है कि वो अब सेक्युलर पॉलिटिक्स पर डिपेंड कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ, AIMIM के साथ इनको गठबंधन बनाना पड़ रहा है। अब उद्धव की शिवसेना हिंदुत्व से इतना ऑफ ट्रैक हो चुकी है कि वो बाला साहब को अब हिंदू हृदय सम्राट तक नहीं बुला पा रहे हैं। उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि वो राहुल गांधी से बाला साहब को हिंदू हृदय सम्राट बुला के दिखाएं, तो राहुल गांधी से बुलवाना तो छोड़िए, खुद उद्धव नहीं बोल पा रहे। कांग्रेस से राहुल गांधी जी से बाला साहब ठाकरे जी के लिए हिंदू हृदय सम्राट बुलवाकर दिखाइए, चैलेंज कर रहे हैं। पहले वो खुद कहिए कि वो बाला साहब उनके कोई क्लासमेट नहीं थे, तो पहले वो शुरू करे हिंदू हृदय सम्राट, फिर मैं कहूँगा। और यही तो सैड डाउनफॉल है शिवसेना का कि बाला साहब ठाकरे की एक बिल्कुल क्लियर विजन थी, क्लियर लीडरशिप थी और क्लियर कन्विक्शन था कि वो शिवसेना को क्या बनाकर रखना चाहते थे और शिवसेना के थ्रू क्या अचीव करना चाहते थे पॉलिटिकली और सोशली देश में। और अगर सही लीडर्स को ना चुना जाए तो एक पार्टी का क्या हाल हो सकता है। अब देखिए, ये हो सकता है कि शिवसेना की परफॉर्मेंस एक्चुअली आने वाले इलेक्शन में बहुत अच्छी हो और वो महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर फिर से गवर्नमेंट बना ले। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह की सेक्युलर पॉलिटिक्स खेल जिस तरह का पावर शिवसेना का बाला साहब ठाकरे के समय पर था, क्या वैसा पावर, क्या वैसी मजाक उड़ाते हैं शिवसेना की दोबारा बन सकती है महाराष्ट्र में या देश में? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। ये तो डूबेगी पार्टी। इसका देखिए, राज ठाकरे से ज्यादा स्कोप था, मगर जैसे ही राज ठाकरे ने मराठी मानुष का कॉन्सेप्ट शुरू किया, उससे मेरा लगता है डाउनफॉल हो गया। वो तो है, क्योंकि अगर आप इंडिया में कहते हो कि ये हमारा स्टेट जो है सिर्फ लोकल्स का ही होगा और बाहर के लोग नहीं आ सकते या बाहर के लोगों से आप भेदभाव करेंगे, तो आपने एक मिनी कंट्री बनाने की कोशिश की विद इन द कंट्री, हेट्रेड पैदा कर दी बाकी इंडियंस के अगेंस्ट। आपने बोल दिया कि मेरे से हर स्टेट फिर अगर ये बोलने लग जाए कि मेरे में तुम ही आओगे, मेरे तो कबाड़ हो जाएगा पूरी कंट्री का, फिर तो आपने कॉन्सेप्ट डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी कंट्री का। आई थिंक एक तरफ बोल रहे कि हिंदू की जाति पाति नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ आपने प्लेस में कहाँ रहते हो उस हिसाब से बंटवारे कर दिए, तो वो तो काम नहीं होगा। यूपी के लोग आते हैं, बिहार के लोग आते हैं, पंगा करते हैं। और डूबने का कारण यही था कि जब डिसीजन लेना था कि मेरे बाद कौन बनेगा, तो बेटे के प्यार के अंदर कि मेरे परिवार का करके ये देखने की जगह किसमें ज्यादा हुनर है, अपने बेटे को चुना जो डिजर्विंग नहीं था। और क्योंकि माँ बीवी वूवी जो भी थी उनको चाहिए था कि भैया हमारा ही बच्चा आगे बढ़े, दूसरे का नहीं, ये अपना थोड़ी कोई है, ये तो भाई का बेटा, उसको क्यों करें। जितने भी लार्ज, अगर आप हिस्ट्री देखें, जितनी भी लार्ज किंगडम्स हैं जिन्होंने रॉन्ग सक्सेसर चूज किया है, तबाह हो गई वो। वही तो यही हो रहा है। जबकि किंग डायनेस्टी वाला सिलसिला भी था, जिसे राजा ने सही अपना सक्सेसर चूज किया, चाहे वो उसका बेटा हो ना हो, वो एम्पायर आगे ग्रो किया, आगे बढ़े हैं। और देखो उसके बाद कैसा डाउनफॉल है कि ऐसा बेटा को ये गद्दी दे दी या पावर दे दी अपनी पार्टी की, कि वो अपने फादर के ही जो है थॉट्स थे, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उससे बिल्कुल ही उल्टा जा रहा है। और ऐसा कि वो अपने फादर को भी हिंदू सम्राट जो भी बोलते हैं, वो भी बोलने की उसमें अब नहीं है। और जिनके वो टोटली अगेंस्ट है, उनके साथ ये हाथ मिला रहा है
और बेटा, अब ये तो ऐसा है, ये उसका बेटा भी उससे 100 गुना और आगे उस डायरेक्शन में है। और ये लोगों का तो, बेटे का तो पहले ही पता चल रहा है कि वो कितना मतलब गुंडागर्दी और उस टाइप से पॉलिटिक्स में आके अपने आप को पावरफुल समझ रहा है और कितनी गलत हरकतें कर रहा है। वो तो सुशांत की डेथ का भी पता चल गया, उसमें भी हाथ है। फिर वो जो लड़की थी जिसको ऊपर से गिरा दिया था, उसका भी वो जो था, उसके साथ भी इसका है। तो वो तो और भी 100 कदम आगे जाके सब कुछ गलत काम कर रहा है। अब देखना ये है कि आज रिजल्ट आएगा, 23 को रिजल्ट आना था, तो आज आएगा कि जनता जो है वो किसको चुनती है, कितनी समझदार है, क्या करती है। आज टेस्ट होगा जनता का, बिल्कुल। तो और इंडिया के फ्यूचर का। हाँ, और इंडिया के फ्यूचर का। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।